नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं विनीत आज फिर से एक और नई क्लास में आपके सामने सामाजिक विज्ञान भूगोल विषय से आपका पाठ 1 जिसके अंदर हम अति लघु उत्तरात्मक प्रश्नों के बारे में पिछली कक्षा में हम आपको करा रहे थे, लेकिन उसके कुछ क्वेश्चंस जो थे हमने कराए थे, लेकिन आगे जैसे क्वेश्चन नंबर 16 से हम स्टार्ट कराएंगे आज की इस क्लास के अंदर। और ये आज की क्लास जो है आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि एग्ज़ाम्स के अंदर अभ्यास के अलावा अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी आपके आते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 16 में क्या कह रहा है कि प्रतिभूमि के अतिरिक्त कौन सी अन्य भूमि कृषि के अयोग्य होती है। देखिए मैंने बताया था कि जो एक होती है प्रतिभूमि और एक होती है अन्य भूमि। प्रतिभूमि मैंने बताई थी कि एक साल के अंतर्गत जब तक कोई फसल नहीं बोई जाती तो हम उसे प्रतिभूमि के नाम से जानते हैं। और जो आपकी अन्य प्रतिभूमि होती है उसका मीनिंग होता है कि जब किसी भूमि पर कई वर्षों तक लगातार खेती नहीं होती उसे हम अन्य प्रतिभूमि कहती है। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 16 में कह रहा है कि प्रतिभूमि के अतिरिक्त कौन सी अन्य भूमि कृषि के अयोग्य होती है। तो यहाँ पे लिखा है कि प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि योग्य भूमि निम्नलिखित है, जैसे चरगाहे। जो हमारे स्थायी चरगाहे होते हैं उन पर हम कृषि नहीं करते। अन्य गोचर भूमि, जिसपे जैसे गांवों के अंदर गऊ चराने के लिए, गायें चराने के लिए भूमि होती है, गोचर भूमि, ये हमारी प्रतिभूमि के अंदर आती है। जहां पर विविध वृक्ष हो, वृक्ष वाली फसलें हो, जैसे बाग, उपवन हो, इनके अधीन आने वाली भूमि जो होती है अन्य भूमि के अंतर्गत आती है, और यह भूमि शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं होती। देखिए जिस तरह हमने बताया था कि कृषि योग्य जो भूमि है वो 51% है, लेकिन शुद्ध बोया गया क्षेत्र 46% है। जो बाकी की 5 से 8% भूमि बचती है वो हमारी अन्य भूमि के अंतर्गत ही आती है। और जो भूमि बंजर भूमि हो, जहाँ पे 5 वर्ष से अधिक वर्षों तक कोई कृषि नहीं की गई हो, वहाँ पर भी प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि उसको माना जाता है। देखिए इन्होंने प्रश्न किया था कि प्रतिभूमि के अलावा, प्रतिभूमि तो मैंने बताया था कि 1 वर्ष तक जब तक कोई कृषि नहीं की जाती, लेकिन अन्य भूमि कौन सी होती है। प्रतिभूमि के अलावा भी भूमि होती है, जैसे कि हमने बताया चरगाहे बताई, गोचर भूमि बताई, जहाँ पे विविध वृक्ष हो, बाग हो, बागान हो, और जहाँ पर कई वर्षों तक लगातार खेती नहीं की जाती, जैसे कि बंजर भूमि होती है, तो हम उन्हें अन्य प्रतिभूमि के अंतर्गत रखते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 17 देखिए, स्कल कृषित क्षेत्र किसे कहती है। देखिए स्कल कृषित क्षेत्र किसे कहती है, जब एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो उसे हम स्कल कृषित क्षेत्र कहते हैं। देखिए जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र होता है, जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र होता है और उसमें कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को यदि उसके अंतर्गत मिला दिया जाए तो उसे हम स्कल कृषित क्षेत्र के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 18 में भारत के विभिन्न राज्यों में शुद्ध बोए गए क्षेत्र में क्या अत्यधिक विभिन्नता पाई जाती है। आपको ये बताना है कि भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग तरह की फसलें बोई जाती है, और विभिन्न राज्यों में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के लिए आपको ये बताना है कि वहां पे क्या अधिक से अधिक विभिन्नता होगी। तो भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत भी विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न होता है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र जैसे कोई एक वर्ष के अंदर, जैसे सर्दी के अंदर गेहूं बोता है, तो वहां पे किसी अन्य राज्य में गेहूं के अलावा
कहीं पर सरसों बोई जाती है, कहीं पे चने बोई जाती है। जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में गेहूं बोई जाती है, राजस्थान में चना की खेती की जाती है। तो यहाँ पे यही कहना चाह रहा है कि भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत भी विभिन्न राज्यों में अलग अलग है। पंजाब, हरियाणा में 80% भूमि में खेती होती है। इसके विपरीत यदि हम बात करें मिजोरम की, मणिपुर की, अरुणाचल प्रदेश की, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तो 10% से भी कम क्षेत्र में कृषि की जाती है। कहने का मतलब ये है कि विभिन्न राज्यों में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के भी अलग अलग प्रतिशत पाए जाती है। प्रश्न नंबर 19 में भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करना है। देखिए, भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले कारक दो तरह के होते हैं। एक आपके मानवीय कारक होती है और दूसरा आपका भौतिक कारक होती है। मानवीय कारक में जैसे हम बात करें, सबसे पहला आता है जनसंख्या घनत्व, दूसरा आता है तकनीकी कौशल और तीसरा आता है सांस्कृतिक परंपराएं। ये मानव की क्रियाएं हैं जो कि भूमि उपयोग को प्रभावित करती है। और भौतिक कारक की बात करें तो उच्चावच, जलवायु और मृदा के प्रकार, ये सभी चीजें जो है भौतिक कारक के अंतर्गत आती है जो भूमि उपयोग को प्रभावित करती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 20 पर कि भारत में वन क्षेत्र कम है, स्पष्ट कीजिए। देखिए, मैंने पहले भी आपको डिस्कस करके बताया था कि भारत में 22.57% वन है। ये वन वैज्ञानिक दृष्टि से काफ़ी कम है, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टि के अनुसार 33% क्षेत्र पर वन होना अत्यधिक या अधिक जरूरी है। तो यहाँ पे कहा है कि भारत में वन क्षेत्र कम है, उसके बारे में बताना है कि देखिए, भारत में राष्ट्रीय वन नीति 1952 में लागू की गई थी। तो राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार निर्धारित वन क्षेत्र कितने प्रतिशत होना चाहिए? 33% तक होना चाहिए, क्योंकि शुद्ध पर्यावरण के लिए वनों का इतना प्रतिशत होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि 33% यदि वन है तो पर्यावरण भी संतुलित रहेगा, स्वच्छ रहेगा। लेकिन भारत में वन क्षेत्र केवल 22 यहाँ पे देखिए 22.78% और एक्चुअल में 22.57% होता है। इसलिए यह वन क्षेत्र वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा कम है। देखिए, अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट पॉलिसी 1952, 33% फॉरेस्ट आर present in our India. 33% फॉरेस्ट प्रेजेंट विल बी। यहां पे देखिए, ये कहने का मतलब ये है कि भारत की वन नीति के अनुसार 33% वन होने चाहिए, लेकिन भारत में कितने प्रतिशत वन है? 22.78%, जो कि वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत ही ज्यादा कम है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की। बंजर भूमि और गैर कृषि भूमि में क्या अंतर है? तो बंजर भूमि में पहाड़ी चट्टानें, सूखी और मस्तूलिया भूमि शामिल होती है। और गैर कृषि भूमि के अंतर्गत बस्तियां, सड़कें, रेल लाइन, उद्योग, ये सभी चीजें उसके अंदर स्थापित होती है। बंजर भूमि की यदि हम बात करें तो जैसे चट्टान वाला क्षेत्र है, पर्वत वाला क्षेत्र है, पठार वाला क्षेत्र है, सूखा क्षेत्र है या मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहां पे हम बोल सकते हैं कि यह बंजर भूमि है। लेकिन गैर कृषि भूमि, जैसे कि हमने जिस भूमि पर बस्तियां बसाई गई है, सड़कें बना रखी है, रेल लाइनें बिछा रखी है, यातायात के संसाधन वहां पे चल रहे हैं, तो वे भूमि हमारी गैर कृषि भूमि के अंतर्गत आती है। प्रश्न नंबर 22 में भारत में निम्नलिखित भूमि की स्थितियां बताइए। देखिए, मैंने 1 मार्क्स के जब क्वेश्चन कराए थे उसमें बताया था कि 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि जो है वो निम्नलिखित है।
इसमें से लगभग 28% भूमि निम्नलिखित वनों के अंतर्गत आती है और 56% भूमि जल अपर्दित क्षेत्र में है और शेष क्षेत्र लवणीय और क्षारकीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। देखिए निम्नलिखित भूमि में यानी कि हमारे पास 13 करोड़ हेक्टेयर जमीन है, उसकी 28% जो भूमि है वो वनों के अंदर निम्नलिखित है, 56% भूमि जल के अंदर निम्नलिखित है और शेष क्षेत्र जो है जितना बाकी बचा है, जैसे 28 और 56 को हम मिला लें तो यहाँ पे 84 हो जाता है और बाकी 16% भूमि जो है वो लवणीय और क्षारकीय के अंतर्गत आती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 23 की, किन मानवीय क्रियाओं से भूमि का निम्नीकरण हुआ है? मानव की कौन सी वे क्रिया है जिससे भूमि निम्नीकरण होता है? पहला है वनों की अंधाधुंध कटाई, दूसरा है अधिक पशुचारण और तीसरा है खनन की प्रक्रियाएं। ये तीनों ऐसी है जिससे कि मानव की जो क्रियाएं हैं वह भूमि को निम्नीकृत करती जा रही है। प्रश्न नंबर 24 में देखिए, खनन के कारण भूमि का निम्नीकरण कैसे होता है? जैसे हमने बताया मानव की एक क्रिया है खनन जिससे भूमि निम्नीकरण होता है, तो उससे किस तरह होता है, कैसे होता है, वो हमने इस प्रश्न में समझाना है और किन राज्यों में होता है। देखिए खनन के बाद खद्यानों वाले स्थानों को गहरी खाइयों और मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। क्या किया जाता है? खनन वाला क्षेत्र होता है, उसमें जब खुदाई होती है तो गहरी खाइया बन जाती है या उसके अंदर मलबा भर दिया जाता है और ये सारी स्थितियां आप मध्य प्रदेश राज्य में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा जैसे राज्यों में देख सकते हो। प्रश्न नंबर 25 में कह रहा है कि अधिक पशुचारण के कारण किन राज्यों में भूमि का निम्नीकरण हुआ है? देखिए अधिक पशुचारण, सबसे पहले ही बात करें तो गुजरात एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे अति पशुचारण होता है, फिर राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है। इन क्षेत्रों में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का कारण बनी हुई है। तो यहाँ पे जहाँ पे पशुओं की अधिकता होगी, जहाँ पर चरगाहे अधिक होंगे, उन्हीं क्षेत्रों में अति पशुचारण हो सकता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 26 की बात करते हैं कि मानव निर्मित संसाधनों के 4 उदाहरण देने हैं। देखिए मानव के द्वारा बनाए गए संसाधन जैसे कि भवन है, रेलवे है, सड़कें है और शहर है, ये सभी चीजें मानव के द्वारा बनाई गई है, इसलिए इन्हें मानव निर्मित संसाधन की कैटेगरी में रखा गया है। प्रश्न नंबर 27 कि भारत के किन राज्यों में अति सिंचाई से भूमि निम्नीकरण हुआ है? सबसे पहली बात, पंजाब एक ऐसा राज्य है जिसमें सबसे अधिक भूमि निम्नीकरण सिंचाई से होता है। दूसरे पे हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है और अधिक सिंचाई मृदा में लवणीयता और क्षारीयता बढ़ाती है जिससे कि भूमि का निम्नीकरण होता है और भूमि की उर्वरक शक्ति समाप्त हो जाती है। इसके बाद बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 की कि मृदा के निर्माण में कौन कौन से कारक शामिल है, सहायक है? देखिए मृदा निर्माण में धरातल, दूसरा जनक सेल, तीसरा जो आपकी जो पर्वत है, पठार है और चट्टानें हैं, समय अवधि और जलवायु आदि कारक, ये सभी चीजें समय अवधि, जलवायु कारक और ये सभी जो कारक है वो मृदा के निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। और प्रकृति में अनेकों तत्व जैसे बहते जल की क्रिया के कारण भी, हिम नदी के कारण भी, तापमान परिवर्तन के कारण भी, अपघटन आदि के कारण भी मृदा निर्माण होता रहता है। यानी कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? जैसे चट्टानें हैं, जैसे यहाँ पे दिया है जनक सेल। जनक सेल कैसे मृदा का निर्माण करती है? जो चट्टानें होती है वो तापमान की वजह से गर्म होकर चटक जाती है और धीरे धीरे वह छोटे छोटे कणों में परिवर्तित हो जाती है और फिर वह जो चट्टान कणों के रूप में है वो मृदा में मिल जाती है जिससे कि मृदा का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 29,
आयु के आधार पर जलोढ़ मृदाएं कौन सी होती हैं और वर्णन करना। मैंने आपको बताया था कि आयु के आधार पर मृदाएं निम्न दो तरह की होती हैं। पहली है बांगर और दूसरी है खादर। बांगर इसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं और खादर को हम इसे नवीन यानी कि नई जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। बांगर में कंकर पत्थर होते हैं और यह कम उपजाऊ होती है। खादर में कंकर पत्थर नहीं होते और यह अधिक उपजाऊ होती है। प्रश्न नंबर 30, जल मृदा की दो विशेषता लिखी है। यानी कि ये मृदाएं बहुत उपजाऊ होती क्योंकि जल के साथ जो मिट्टी बहा कर ली जाती है, बहा कर लाई जाती है, जैसे कि गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र या गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा जो मिट्टी बहा कर लाई जाती है वो जलोढ़ बनाती है। जलोढ़ मिट्टी कृषि योग्य सबसे अधिक उपजाऊ भूमि या मृदा मानी जाती है। तो ये मृदाएं उपजाऊ होती हैं। इन मृदाओं में पोटास फॉस्फोरस चूना युक्त, ये पोटास फॉस्फोरस और चूना युक्त होती हैं। इनमें गन्ने की खेती, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों की खेती भी बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पे जल मृदा है उसकी हमने विशेषता बताई। इसके बाद प्रश्न नंबर 31 कि किस मृदा को रेगड़ नाम दिया गया है। देखिए काली मृदा का रंग जो होता है काला होता है, इसलिए इसे रेगड़ मृदा भी कहा जाता है। और यह किस फसल के लिए उपयुक्त है, तो काली मृदा कपास की खेती के लिए सबसे अधिक उचित समझी जाती है। प्रश्न नंबर 32 काली मिट्टी की दो विशेषता बतानी। भाई काली मिट्टी अभी बताया बहुत महीन कण यानी कि मृत्तिका से बनी होती है, इसलिए इसमें नमी धारण करने की क्षमता बहुत ही अधिक होती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जिसको हम बोलते हैं। दूसरा, ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से भरपूर होती है, इसलिए इनमें गन्ने, दाल, गेहूं आदि की खेती उपयुक्त मानी जाती है। प्रश्न नंबर 33 में कह रहा है मृदा संरक्षण की ऊंची तकनीक अपनाकर भारत के किन राज्यों में लेटराइट मिट्टी में कौन सी विशेष फसलें उगाई जाती हैं। तो मृदा संरक्षण की उचित तकनीक अपनाकर भारत के विभिन्न राज्यों में निम्नलिखित फसलें उगाई जाती है। जैसे हम बात करें कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफी। देखिए लेटराइट मिट्टी, कौन सी मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल की लाल लेटराइट मृदा के में काजू की फसल। तो ध्यान दीजिए लेटराइट मिट्टी जो होती है उसमें कर्नाटका जैसे राज्यों में, केरल जैसे राज्यों में और तमिलनाडु जैसे राज्यों में चाय और कॉफी की खेती की जाती है। और ऐसे ही जो लाल लेटराइट मिट्टी होती है, एक पीली लेटराइट मिट्टी होती है, एक लाल लेटराइट मिट्टी होती है, उसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल की लाल लेटराइट मिट्टी में काजू की फसल अधिक होती है। प्रश्न नंबर 34 देखिए मृदा अपर्दन किसे कहते हैं और कौन सी मानवीय क्रियाएं इसमें सहायक होती है। देखिए मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को, मिट्टी के कट जाने को और मिट्टी के बह जाने की जो क्रिया होती है उसे मृदा अपर्दन कहा जाता है। और मृदा अपर्दन को मानवीय क्रियाएं जैसे वनों का काटा जाना, अधिक पशुचारण और निर्माण और खनन प्रभावित करती है। इन सभी की वजह से मृदा अपर्दन होता है। आगे प्रश्न पढ़ेंगे उत्ख्यात भूमि किसे कहते हैं। देखिए हना हुआ जलतिका वाली भूमि या जली हुई, देखिए यहां पे देखिए कह रहा है हना हुआ जलतिका वाली भूमि को काटते हुए गहरी अवनालिकाएं जाती है। ऐसी खेती, ऐसी भूमि में खेती नहीं की जा सकती, उसे हम कहते हैं उख्यात भूमि। जैसे चंबल बेसिन में इसे खड्ड यानी कि रेवाइन की नाम से भी जानते हैं। ये कहना चाह रहा है कि जो अवनलिकाएं बनाई जाती हैं, अवनलिकाएं मतलब छोटी छोटी नालियां बनाकर
जो भूमि को काटती हुई जो मृदाएं जाती है या भूमि होती है उसे उख्यात भूमि कहते हैं। प्रश्न नंबर 36, परतदार अपरदन क्या होता है? कई बार जल विस्तृत क्षेत्र में ढाल पर नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की जो ऊपरी मृदा भूलकर जल के साथ बह जाती है, कहां? जल के साथ बह जाती है, तो इसे चादर अपरदन या परतदार अपरदन कहते हैं। यानी कि जल के साथ जब भूमि की ऊपरी परत बह जाती है तो उसे हम परतदार अपरदन कहते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 37, संसाधनों के अत्यधिक उपयोग से क्या समस्याएं पैदा हुई है? देखिए, संसाधनों के अत्यधिक उपयोग से कुछ व्यक्तियों के लालच के कारण संसाधनों का विनाश हुआ है, क्योंकि अत्यधिक फायदे के लिए संसाधनों का अनुचित ढंग से उपयोग किया जाता है। इसके बाद संसाधनों के अत्यधिक उपयोग से वैश्विक पारिस्थितिक संकट पैदा हो गया है, जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत, अवक्षय, प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण। ये सभी चीजें संसाधनों के अनुचित प्रयोग के कारण हुई है और समाज दो हिस्सों में बट गया है, संसाधन संपन्न और संसाधनहीन। यानी जो संसाधन है वो अत्यधिक अमीर लोगों के पास ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और गरीब लोगों के पास कम है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि संसाधनों के अत्यधिक उपयोग से अनेकों समस्याएं पैदा होती हैं। देखिए, आज अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न इस क्लास में हमने कंप्लीट कराए। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।